एक्स कब वाई बनेगा और वाई कब एक्स बनेगा पता भी चलेगा तो जैसे अकाउंट्स में उसमें स्टैट्स में मान लिया जाता है। हाँ। चलिए फटाफट आप लिखना शुरू करो बेटा। यूनिट नंबर 5 के मैंने आपको हेडिंग लिखवा दी थी, है ना। अब देखो बेटा, इंग्लिश में तो वर्ड्स बहुत आसान है, हिंदी में थोड़ा सा इसके शब्द जो है वो टिपिकल होते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा। मैं स्लो बोल रहा हूँ बेटा, इसलिए नहीं आ रही तेरे को। आपने टॉपिक का नाम लिख लिया ना? संदिग्ध संपत्तियां एवं संदिग्ध दायित्व। सबसे पहले एक एग्जांपल समझो बेटा। एक कंपनी एक्स है, एक्स कंपनी ने कोई तकनीकी कोई आविष्कार किया है जिसका उसने क्या करवा लिया, पेटेंट। क्या करवा लिया बेटे? पेटेंट का मतलब समझते हैं आप लोग? उस पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी है उसका फायदा उसी कंपनी को मिलेगा जिसने उसका आविष्कार किया और उसका पेटेंट करवाया है। अब कोई कंपनी वाई है जो उस टेक्निकल नो हाउ को या टेक्नोलॉजी को काम में लेकर, जैसे कंपनी एक्स प्रोडक्शन अपने देश में कर रही है, वैसे ही वो एक वाई कंपनी अपने देश में उसी टेक्नोलॉजी को काम में लेकर प्रोडक्शन करना चाहती है। बताइए क्या वाई कंपनी बिना एक्स कंपनी की इजाजत के उस तकनीक को काम में ले सकती है क्या? वाई कंपनी ने एक्स कंपनी से पूछा, रिक्वेस्ट करी कि हम आपकी इस तकनीक को काम में लेना चाहते हैं और हमारे देश में इस वस्तु का उत्पादन आपकी टेक्नोलॉजी को लेकर करना चाहते हैं, बताइए हम क्या करें। एक्स ने कहा आपको हमें साल के 5 करोड़ रुपए का अधिकार शुल्क देना पड़ेगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी और आप इस तकनीक को काम में ले सकते हैं। वाई ने कहा नो प्रॉब्लम, और एक एग्रीमेंट बन गया। बताइए बेटा, एक्स और वाई कंपनी के बीच में इस चीज को लेकर बिना किसी आवश्यकता के कोई डिस्प्यूट खड़ा होगा क्या? कोई झगड़ा नहीं होगा ना। लेकिन किसी अन्य देश में कोई रह रही जेड कंपनी ने उस तकनीकी को बिना एक्स कंपनी के इजाजत के, बिना उसे कोई कॉम्पनसेशन दिए हुए, बिना उसे कोई रॉयल्टी का पेमेंट दिए उस टेक्नोलॉजी को चुराया और अपने देश में वस्तु का उत्पादन करने में शुरू हो गई और प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। एक्स कंपनी को जब ये पता चलेगा तो तो जेड कंपनी से कॉम्पनसेशन की डिमांड होगी कि नहीं होगी? अब ध्यान सुनिएगा बेटा, दो तरीके से आपको समझेंगे। जेड कंपनी से एक्स कंपनी कहती है तुमने गलती करी, तुमने चोरी करी, तुम्हें हमसे पहले पूछना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं पूछा, कोई बात नहीं, तुम हमें 5 करोड़ का क्या दो हर्जाना और बदले में सालाना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 5 करोड़ रुपए का रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। अब ध्यान सुनिएगा, जेड कंपनी कहती है हाँ हमसे गलती हुई, हम ये मानते हैं और हम तुम्हारे को ये हर्जाना भी देंगे और तुम्हारे को हर साल क्या देंगे, रॉयल्टी भी देंगे। जेड कंपनी ने अपने दायित्व को स्वीकार कर लिया है कि नहीं कर लिया है? इसे कहते हैं नोन एक्नॉलेज्ड लायबिलिटी। ऐसा लायबिलिटी जो आपने स्वीकार कर ली है, मतलब मानते हो कि आप इसे पैसा दोगे ही दोगे। आई क्या बात समझ? लेकिन मान लो कंपनी जेड कहती कौन सा चोरी, कोई चोरी वोरी नहीं करी, ये तो हमने खुद ने तकनीक ईजाद की है, हमारे देश में तो हमारी टेक्नोलॉजी को काम में लेके प्रोडक्शन करते हैं। अब बताइए एक्स और जेड के बीच में डिस्प्यूट खड़ा हो गया कि नहीं होगा? एक्स कंपनी ने किसके ऊपर केस कर दिया? जेड कंपनी। बताइए भविष्य में कोई आउटकम अगर आएगा तो वो एक्स के पक्ष में भी आ सकता है तो जेड के पक्ष में भी आ सकता है। ध्यान सुनिएगा, यदि एक्स कंपनी केस जीत जाती है तो उसे आर्थिक लाभों का अंतर प्रभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे फ्यूचर में। लेकिन अगर वो केस हार जाती है तो जो उसे पैसे आने वाले थे बस वो ही नहीं मिलेंगे बेटा, पैसे जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उसने तो केस पैसे लेने के लिए किया था कि नहीं किया? तो जब आपके सामने कोई श्योरिटी नहीं हो कि आपको बेनिफिट होगा या कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो उस एसेट को आप बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, उसे आपको कॉन्टिंजेंट एसेट या संदिग्ध संपत्ति के बारे में ही बोलकर दर्शाना होगा। बात समझ में आ गई? अब जेड कंपनी के दृष्टिकोण से देखिए, जेड कंपनी केस अगर हार जाएगी
तो उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा कि देना पड़ेगा? लेकिन अगर केस जीत जाएगी तो उसे पैसे मिलेंगे नहीं बेटा, बस जो पैसे जाने का केस उस पर लगा था वो पैसा नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जेड कंपनी ने क्या उसे अपनी लायबिलिटी स्वीकार कर ली थी? नो सर। लेकिन उसके ऊपर क्या चल रहा है? तो ये पैसे देने की लायबिलिटी आज श्योर हो चुकी है? नहीं, अभी भी क्या है? अनश्योर। क्या उसे पैसे देने होंगे? देने ही पड़ सकते हैं और नहीं, तो उसे लायबिलिटी कहा जाए या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी? बात समझ में आ गई? सबसे पहले लिखें संदिग्ध संपत्ति। संदिग्ध संपत्ति से आशय संदिग्ध संपत्ति से आशय एक ऐसी एक ऐसी एक ऐसी संभाव्य एक ऐसी संभाव्य संपत्ति से है जो कि विगत घटनाओं से उत्पन्न होती है, जो कि विगत घटनाओं से उत्पन्न होती है तथा जिसका होना अथवा न होना भविष्य में होने वाली एक या एक से अधिक अनिश्चित घटनाओं के एक या एक से अधिक अनिश्चित घटनाओं के घटित होने अथवा न होने पर निर्भर होता है। लिख लिया बेटा? लैंग्वेज ऐसी की ऐसी मॉड्यूल में लिखी हुई है बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है हमारा, कॉन्टिंजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। एक्चुअली मेरे साथ धीरे धीरे बोलिए क्या लिखा हुआ है। संपत्ति से आशय ऐसी संभावित संपत्ति से है जो कि विगत घटनाओं से उत्पन्न होती है तथा जिसका होना अथवा न होना भविष्य में होने वाली एक या एक से अधिक अनिश्चित घटनाओं के घटित होने अथवा न होने पर निर्भर होता है। आगे बेटा बात समझ? मतलब कि एक ऐसी कोई संभाव्य संपत्ति जो आज नहीं है लेकिन कल हो सकती है, जिसका होना और ना होना भविष्य में होने वाली किसी एक या एक से अधिक घटनाओं के अनिश्चित घटनाओं के घटित होने अथवा न होने पर निर्भर करेगा। आई बेटे बात समझ? पक्का? आगे लिखेंगे ये घटनाएं हाँ कंटिन्यूशन में लिख लो ना। ये घटनाएं किसी व्यापारिक उपक्रम के नियंत्रण में नहीं होती हैं। किसी व्यापारिक उपक्रम के नियंत्रण में नहीं होती हैं तथा ऐसी घटनाओं के कारण व्यापारिक उपक्रम को आर्थिक लाभों के
आर्थिक लाभों के अंतर प्रवाह, आर्थिक लाभों के अंतर प्रवाह, अंतर प्रवाह मतलब अपने को उससे किसी प्रकार का कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना, अंतर प्रवाह की संभावना होती है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अब। अच्छा लिखेंगे बाद में, पहले समझो। हमने रूढ़िवादिता की अवधारणा पढ़ी थी ना, हम भविष्य में घटित होने वाले ऐसे खर्चे जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उनके बारे में तो लेखा वर्तमान परिस्थिति में लिख लिया जाता है। लेकिन क्या हम लोग अनएक्सपेक्टेड इनकम, जो इनकम अपने को फ्यूचर में होंगी या नहीं होंगी, जब तक नहीं हो जाती, क्या उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं क्या? यानी एक्सपेक्टेड एक्सपेंस को तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड इनकम्स को बुक्स में तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक कि वो अर्न नहीं हो जाती। टेल मी यस और नो। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा है, लेखांकन की रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार, लेखांकन की रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार संदिग्ध संपत्तियों को, संदिग्ध संपत्तियों को चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाता है, चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाता है, जबकि चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाता है, जबकि कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट में, जबकि कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट में ही, कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट में ही उनका वर्णन, उनका वर्णन किया जाता है। देख लिया बेटा? आप एक बात बताइए, क्या आपने कभी भी आज तक बैलेंस शीट में कॉन्टिंजेंट असेट नाम से कोई एसेट देखी है? रूढ़िवादिता अवधारणा ये कहती है, जब तक कि कोई इनकम कमा नहीं ली जाती, हम उसको पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं करते, तो तब तक कि कोई संपत्ति जिसका आधिपत्य हमारे हाथ में नहीं आ जाता, हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन बेटा आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो या उस कंपनी के शेयर्स खरीदकर उसके शेयर होल्डर बनना चाहते हो, तो आपको अधिकार है ना कि कंपनी की जितनी भी संपत्ति है उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। क्या आपको सपने में आएगा क्या कि कौन सी कंपनी के ऊपर कौन सा केस चल रहा है जिसके थ्रू कंपनी को भविष्य में संपत्ति मिल भी सकती है और नहीं मिल सकती? नहीं, आपको सपने में नहीं आएगा। आपको कौन बताएगा? कंपनी बताएगी। अब बैलेंस शीट में तो आप उसे दिखा नहीं सकते, तो जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो निदेशक होते हैं, वो क्या करता है, जो अपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है, उसके बारे में संपत्तियों, इन प्रकार की संपत्तियों के बारे में वर्णन करता है। वो ये कहता है कि आपने जो बैलेंस शीट देखी उसमें जो असेट्स आपको दिख रही हैं वो तो हमारी वास्तव में वर्तमान असेट्स हैं। इसके अलावा कंपनी किसी लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू किसी कंपनी से केस लड़ रही है जिससे कंपनी को ये उम्मीद है कि इतने रुपए का कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, इसलिए हम उसे असेट तो नहीं मान सकते, लेकिन आप मान के चलिए कि आप कंपनी के स्वामी हैं और कंपनी के स्वामी बनना चाहते हैं, तो आपको सारी जानकारी होना आपका अधिकार है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? एक लाइन छोड़कर दूसरा टॉपिक लेंगे, संदिग्ध दायित्व। जो डेफिनेशन अपन ने संदिग्ध संपत्ति की लिखी है उसकी ऑलमोस्ट डेफिनेशन उल्टी किस में हो जाएगी? संदिग्ध दायित्व में। क्योंकि बेटा किसी के लिए कॉन्टिंजेंट एसेट है तो किसी के लिए क्या हो जाएगी? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, लिखिए, संदिग्ध दायित्व से आशय एक ऐसे संभाव्य, संदिग्ध दायित्व से आशय एक ऐसे संभाव्य दायित्व से है, एक ऐसे संभाव्य दायित्व से है जो कि विगत घटनाओं से संबंधित है, जो कि
विगत घटनाओं से संबंधित है तथा जिसके होने अथवा न होने का संबंध, जिसके होने अथवा न होने का संबंध भविष्य में होने वाली एक या एक से अधिक अनिश्चित घटनाओं के घटित होने पर निर्भर करता है। पूर्ण विराम। ठीक है बेटा, कंटिन्यूएशन में लिखें। ऐसी अनिश्चित घटनाओं पर व्यापारिक उपक्रम का कोई नियंत्रण व्यापारिक उपक्रम का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सोचिए बेटा, कोर्ट में केस चल रहा है, आपका क्या कंट्रोल है? आपके पावर में है क्या डिसीजन आपने फेवर में लाएंगे? नहीं बेटा, आप तो सिर्फ अपने क्या कर सकते हैं, सबूत पेश कर सकते हैं। जजमेंट जो होगा वो जज जो होंगे, जो आपकी बात सुन रहे हैं, उन्हीं के जजमेंट पर आएगा। उन्हीं का जो दिमाग कहता है कि भाई क्या गलत है क्या सही, वो या तो आपके पक्ष में हो सकता है या फिर आपके विपक्ष में हो सकता है। ठीक है बेटा, लिखो आगे, कंटिन्यूएशन में लिखो, या एक काम करो, नेक्स्ट लाइन से लिखो। संदिग्ध दायित्वों को चिट्ठे में दायित्व पक्ष में नहीं दर्शाया जाता है। चिट्ठे में दायित्व पक्ष में नहीं दर्शाया जाता है क्योंकि वर्तमान में ये तय नहीं किया जा सकता है कि इस दायित्व के निपटारे हेतु कितनी राशि की आवश्यकता उत्पन्न होगी। अतः इसे फुटनोट FOOT नोट नोट में दर्शाया जाता है। पूर्ण विराम। देखिए बेटा, ऑलमोस्ट जो बात मैंने ऊपर लिखी थी उसकी कहानी उल्टी कर दी ना मैंने। भाई मेरे लिए जो असेट है बेटे वो आपके लिए क्या होगी, और जो आपके लिए असेट है मेरी क्या होगी। मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए, क्या लिखा है अपन ने, देखो आराम से।
बहुत प्रेम से बोलेंगे, ठीक है। संदिग्ध दायित्व से आशय एक ऐसे संभाव्य दायित्व से, और थोड़ा आराम चलेंगे, ऐसे संभाव्य दायित्व से है जो कि विगत घटनाओं से संबंधित है तथा जिसके होने अथवा न होने का संबंध भविष्य में होने वाली एक या एक से अधिक अनिश्चित घटनाओं के घटित होने पर निर्भर करेगा। ऐसी अनिश्चित घटनाओं पर व्यापारिक उपक्रम का कोई नियंत्रण नहीं होता। अरे होता तो कितनी बढ़िया बात होती ना। आगे, संदिग्ध दायित्वों को चिट्ठी में दायित्व पक्ष में नहीं दर्शाया जाता क्योंकि वर्तमान में ये तय नहीं किया जा सकता है कि इस दायित्व के निपटारे हेतु कितनी राशि की आवश्यकता उत्पन्न होगी, अतः इसे फुटनोट में ही दर्शाया जाता है। ऐसा नहीं कि छुपा लेंगे आप, दिखाना तो पड़ेगा। ना बैलेंस शीट की एसेट में कॉन्टिंजेंट एसेट आएगी और ना बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, नहीं कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा ना बेटा। तो आपको फुटनोट में दिखाते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को और कॉन्टिंजेंट एसेट्स को निदेशक जो होते हैं कंपनी की उसकी रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। बात समझ में आ गई बेटा। आपके फाउंडेशन लेवल पे बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पर ये टॉपिक डाला हुआ है बेटा। ये कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, पूरा AS 29 है। इंटर में बहुत बड़ा टॉपिक है, आराम से खुल के आपको पढ़ने को मिलेगा। एग्जाम में आपसे इस प्रश्न में आज तक 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, ब्रीफली एक्सप्लेन करो कॉन्टिंजेंट एसेट क्या होती है। तो जो आपने ऊपर की डेफिनेशन लिखी है बेटा 2 मार्क्स का आएगा, उसे अच्छे से आप लिख सकते हो ना बेटा। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए, तो अपन ने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी लिख ली। ऐसा प्रश्न पूछेगा। और एक दूसरा प्रश्न पूछेगा, प्रावधान तथा संदिग्ध दायित्वों में अंतर बताइए। क्या? प्रावधान एवं संदिग्ध दायित्वों में अंतर। तो अपने को पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? नेक्स्ट टॉपिक प्रावधान, प्रोविजन। क्या बोलते हैं उसे? एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, प्रावधान। प्रावधान के आगे ब्रैकेट में लिख लो प्रोविजन। बेटा प्रोविजन 2 शब्दों से मिलकर बना है इंग्लिश के, प्रो और विजन। प्रो का मतलब होता है एडवांस, विजन का मतलब होता है देखना। आप प्रेजेंट में ही एडवांस में सोचकर चल रहे हैं, यानी कि आप प्रोविजन बना के चल रहे हैं। क्या चलना है बेटा? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आपने वर्तमान में ही क्या कर लिया है, भविष्य में जो बैड डेट्स होंगे उसको सोच लिया है। इसके लिए आपने P&L से अपन ने डेबिट कर लिया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हम हर साल जितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उससे एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है ना। एक टाइम आएगा कि एसेट की वैल्यू बहुत क्या हो गई होगी, रिड्यूस, और आपकी वो एसेट चलने लायक भी नहीं रहेगी। आपको पुरानी एसेट को नई एसेट से रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? पैसे। समझ में आ रही है मेरी बात? एक और बेटा थोड़ा सोचिएगा, फिर मैं आपको हिंदी में आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटे। आप एक नई एसेट लेकर आते हैं। अच्छा मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मैं 2014 में कार खरीदा। 2014 में मुझे गाड़ी के रिपेयर्स मेंटेनेंस का पता भी नहीं चला। नई कार थी, फर्राटा भागती थी, बढ़िया माइलेज दिया करती थी, मुझे कोई खर्चा महसूस नहीं हुआ। 2014 के बाद 15 निकला, 16 निकला, मतलब शुरू के 3-4 साल में गाड़ी में ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगा, नॉर्मल सर्विस मांगी। पिछले 1.5-2 साल में क्योंकि एसेट अब 6-7 साल नहीं 8 साल पुरानी हो गई, तो अब क्या होगा, एसेट का माइलेज भी धीरे धीरे क्या होने लग गया है, कम। क्योंकि एसेट का जो इंजन है वो बहुत पुराना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स आपस में घर्षण होने के कारण घिस रहे हैं कि नहीं घिस रहे हैं, और रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा ही बढ़ेगा बेटा धीरे धीरे। अब विचार कीजिए 2014 में क्या मेरे ऊपर भारी भरकम खर्चे का कोई बर्डन आया था कि रिपेयर से मेंटेनेंस का? मेरी आमदनी में से मुझे किसी प्रकार का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई। तो जो मैंने कमाया वो ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरे हाथ में बचा कि नहीं बचा? मैं बड़ा खर्चीला आदमी, मैंने सारे पैसे उड़ा दिए, खर्च करा दिए। बोले कमा रहे हैं ना, कमाते रहेंगे, खर्चा आएगा देख लेंगे। शुरू के 3-4 साल निकल गए, सेविंग्स हुई नहीं। अब 5वें साल में गाड़ी रिपेयर खर्चा मांगने लग गई कि नहीं लगी? मान लो 5वें साल में आमदनी कम हो जाए और खर्चे बढ़ जाए तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना। तो मुझे क्या कर लेना चाहिए था? सर 2014 में आपकी आमदनी अच्छी थी? हाँ सर। अच्छी थी या नहीं थी? ठीक तो थी ना? हाँ। आपको रिपेयर का खर्चा नहीं दिख रहा था क्योंकि हुआ नहीं, लेकिन सोचिए ऐसे जैसे जैसे पुरानी होगी
गाड़ी के टायर रिप्लेस कराने पड़ेंगे, गाड़ी के सीट कवर खराब हो रहे हैं चेंज कराने पड़ेगा, इंजन पुराना हो रहा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करवाना पड़ेगा, मोटे खर्चे आएंगे। तो आपको शुरू से ही पिछले 3-4 सालों में हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना चाहिए था कि नहीं बचाना चाहिए था, भविष्य में होने वाले रिपेयर और नवीनीकरण से संबंधित खर्चों के लिए। टेल मी यस और नो। मैंने वर्तमान में ही भविष्य में होने वाले संभावित खर्चों के लिए आज ही व्यवस्था अरेंजमेंट कर लिया कि नहीं कर लिया, इसे कहते हैं प्रोविजन। क्या कहते हैं इसे? आ गई क्या आपको बात समझ? पक्का? अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं इस चैप्टर में, प्रोविजन क्यों पढ़ रहे हैं? कॉन्टिंजेंट एसेट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के पीछे प्रोविजन कहां से घुस गया? प्रोविजन भी भविष्य में होने वाली घटनाओं पर आधारित है ना। पता नहीं कितना पैसा लगेगा कितना पैसा नहीं लगेगा, लेकिन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी क्या है? भविष्य में होने वाली किसी घटना पर आधारित है, पता नहीं कितना पैसा लगे कितना पैसा नहीं। लेकिन आप देखिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स में नहीं शो किया है अपन ने अब तक, लेकिन हम प्रोविजंस को हर एक क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट्स में कहीं ना कहीं प्रोविजन देखा था कि नहीं देखा था? कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना बेटा, इसलिए पहले मतलब पढ़ेंगे प्रोविजन। लिखिए, प्रावधान से आशय प्रावधान से आशय लाभों से निकाली गई ऐसी लाभों से, बेटा लाभों से मतलब लाभों के बदले, यानी आप लाभ बाद में निकालेंगे, पहले देखेंगे कि खर्चा होगा कि नहीं होगा। लाभों में से निकाली गई एक ऐसी राशि से है जो कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए खर्च की जाएगी, जो कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए खर्च की जाएगी। उदाहरण के तौर पर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए खर्च की जाएगी। देख लिया बेटा यहां पे, उदाहरण के लिए मूल्यह्रास के लिए आयोजन, मूल्यह्रास के लिए आयोजन, मूल्यह्रास के लिए आयोजन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कॉमा मरम्मत एवं नवीनीकरण, मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए आयोजन इत्यादि। बेटा आप किसी प्रकार का प्रोविजन बनाते हो तो वो लाभ हानि खाते से ही बनता है ना। एक काम कीजिए, आपने लाभों में से लिखा है ना बेटा, लाभों की बजाय कट करके ऊपर लिखिए लाभ हानि खाते से, लाभों की बजाय लाभ हानि खाते से। लाभ आपने फर्स्ट लाइन लिखी है ना, लाभों में से लिखा है ना आपने, उसको काट के लाभों में से काट के लिख लें लाभ हानि खाते से, क्योंकि प्रोविजन जो बनता है बेटा कहां से बनता है? आ गई आपको बात समझ? बनाए गए प्रावधान को लिखिए फटाफट आगे कंटिन्यूएशन में, बनाए गए प्रावधान को लेखा पुस्तकों में स्थान दिया जाता है। बनाए गए प्रावधान को लेखा पुस्तकों में स्थान दिया जाता है। पूर्ण विराम। लिख लिया बेटा? ओके। अब एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, प्रावधान एवं संदिग्ध दायित्वों में अंतर, प्रावधान एवं संदिग्ध दायित्वों में अंतर। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये अंतर? प्रोविजन भी भविष्य के लिए बनाया जाता है और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का संबंध भी भविष्य के लिए होता है, लेकिन प्रोविजन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये अंतर प्रावधान और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में ही क्यों आया? एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे बीचों बीच में,
जिस पेज पर आप लिख रहे हैं उसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करिए बेटा। 8-9 लाइन तो कम से कम छोड़िए। अब ऐसा नहीं आपने 8 ही छुड़वाई थी, हमारे तो 7 ही भरी है, भूल चूक नहीं। लिखो पहले बाईं तरफ प्रावधान, और ज्यादा होगी तो और खींच लेना। पहले लेफ्ट में लिखेंगे प्रावधान, और राइट हैंड साइड में आपके लिखे बेटा संदिग्ध दायित्व। मॉड्यूल में जो दिया है उसकी हिंदी बना रहा हूं, ठीक है। पहले लिखेंगे प्रावधान में, पहला नंबर प्रावधान का संबंध किसी वर्तमान दायित्व से है जिसे जिसे किसी निश्चित आधार पर मापा जा सकता है। बेटा जो टॉपिक आपने पढ़ाई नहीं है उसका एग्जाम्पल आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जो टॉपिक आपने आंखों देखा देखा उसे संबंधित एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बोला प्रोविजन, भविष्य के लिए अपन ने वर्तमान में क्या कर लिया, आयोजन बना लिया। आपके घर में आज जो खाएंगे पिएंगे उसका सामान आज ही आया था क्या, आज ही आया था, पहले से आ गया था। या जो आपके घर में जो भी दाल चाय चीनी साबुन पेस्ट जो भी चीजें आपको घर में चाहिएगी वो आज ही ले आएंगे, आज के 10-15 दिन के लिए ना, पहले से ले आओगे ना बेटा। या पहले रोज घर जाके टाइम ले जाते हो, इतना तेल इतना चीनी इतना चाय, ऐसा नहीं होता। घर का सामान सप्ताह भर का महीने भर का सामान एक बार में आ जाता है। ये सामान आप खुद दिमाग लगाते हैं, आपके घर में जो मम्मी या पापा हैं वो दिमाग लगाते हैं, और पापा भी नहीं, पापा का काम तो पैसे देने का है, दिमाग मम्मी लगाती है ना, कितना आटा आएगा कितनी दाल आएगी कितनी चीनी आएगी, ऐसा। अच्छा एक बात और बताओ, आप रोज डाइनिंग टेबल में बैठ के मम्मी रोज पूछती है बोल आज कितनी रोटियां खाएगा, ऐसा होता है क्या? वो पहले से तय करती हैं, कम खाएं तो अलग है ज्यादा खाएं तो अलग है, आपको डाइट उनकी डाइट पता है ना, आप लोग आपकी डाइट पता है ना। अब आप कितना खाएंगे कितना नहीं खाएंगे उनको पहले से अंदाजा है, तो घर में जो वो सामान लाया जाएगा वो उनके पास जो एक्सपीरियंस है उन्हीं को ध्यान में रख के लाया जाएगा ना। कई बार देखिए वो कुछ सामान लिखती हैं, बहुत सारा सामान लिख देती हैं, उनसे पूछे आपने कैसे तय कर लिया, वो क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंस। क्या बोलेंगे, भाई हमको पता है ये आदमी इतना इतना डाइट है, हमारे घर में इतना साबुन लग जाता है इतना तेल लग जाता है तो हम इतना सामान ले आएंगे, तो उनका क्या है बेटा, वो एक्सपीरियंस। तो मैंने ये लिखा है कि प्रोविजन जो है वो वर्तमान दायित्व है, लेकिन इसकी जो राशि है जो कितने रुपए का वो प्रोविजन बनाना है वो हमारे पास एक आधार है जिससे अपन लोग उसे माप सकते हैं। तो इन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हमारा कंट्रोल ही नहीं है, जजमेंट क्या आएगा क्या नहीं आएगा हमें नहीं पता, तो इसके ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्टिंजेंट संदिग्ध दायित्व। उसमें लिखना शुरू करो, यह एक ऐसा संभाव्य दायित्व है, फटाफट, यह एक ऐसा संभाव्य दायित्व है जिसका होना या ना होना, जिसका होना या ना होना पहले से निश्चित नहीं है, पहले से निश्चित नहीं है तथा इसे किसी सही आधार पर मापा भी नहीं जा सकता, तथा इसे किसी सही आधार पर मापा भी नहीं जा सकता। मतलब कितने रुपए की लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ती है कितनी नहीं आप नहीं तय कर सकते, मापा भी नहीं जा सकता है। भाई कोर्ट हमारे अगेंस्ट क्या रुपए का क्लेम का डिसीजन सुनाएगा, दे कैन नॉट से, समझे बेटा। नंबर नेक्स्ट, दूसरा आधार लिखिए, प्रावधानों को लेखा पुस्तकों में
प्रावधानों को लेखा पुस्तकों में लेखांकन की मान्यता प्राप्त होती है, लेखांकन की मान्यता प्राप्त होती है। लिखे बेटा? मतलब आपने प्रोविजंस को तो बैलेंस शीट में P&L अकाउंट में आता है देखा है ना बेटा, लेकिन आप कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में और P&L में कभी भी नहीं देखे। तो लिखो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में संदिग्ध दायित्वों को लेखा पुस्तकों में, संदिग्ध दायित्वों को लेखा पुस्तकों में लेखांकन की मान्यता, लेखांकन की मान्यता प्राप्त, लेखांकन में मान्यता प्राप्त नहीं होती है ना बेटा? इजी बोलना कि प्रोविजन को बुक्स में दिखा सकते हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स में नहीं दिखा सकते। प्रोविजन कितने रुपए का बनेगा ये हमारे पास कुछ आधार है कि इतने रुपए का अपन प्रोविजन बना के चले, लेकिन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में कोई आधार ही नहीं है। घटना ही हमारे सामने पहली बार हो रही है, जिसका भी अता पता नहीं है पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं पे करना है। और अब सबसे तीसरा आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह है व्यापारिक उपक्रम, यह व्यापारिक उपक्रम के प्रबंधन पर निर्भर करता है कि, पर निर्भर करता है कि किसे प्रावधान माना जाना चाहिए, कि किसे प्रावधान माना जाना चाहिए या नहीं, किसे प्रावधान माना जाना चाहिए या नहीं। देखो बेटे, किसी कंपनी की फैक्ट्रियां देश के अलग अलग कोने में लगी हुई है, उस कंपनी का जो हेड ऑफिस है मुंबई में है। कंपनी के किसी स्टेट में कोई फैक्ट्री है, वहां पर मान लीजिए गवर्नमेंट से कोई नोटिस आता है उस कंपनी के पास। मान लो जयपुर में कोई यूनिट है औद्योगिक क्षेत्र में, वहां पर उस कंपनी के पास नोटिस आया कि आपने प्रदूषण के जो नियम और कायदे हैं जिनके दायरे में रहकर आपको फैक्ट्री में केमिकल का उत्पादन करना था, आपने उस नियमों का क्या कर लिया है, उल्लंघन। आपके ऊपर 5 करोड़ की क्या लगाई जाती है, पेनल्टी। तो कंपनी का हेड ऑफिस तुरंत लेटर का जवाब देगा, हाँ जी मान लिया हमने, यही होगा, हम तो करते रहते हैं नियमों का उल्लंघन, ले लो 5 करोड़ रुपए। ऐसा होगा क्या? कंपनी का जो मेन हेड होगा वो एक टीम बुलाएगा, बोलेगा जाओ जयपुर जाओ, उस औद्योगिक फैक्ट्री में जाके देखो कि क्या अपने से वास्तव में कोई गलती हुई है। मैनेजमेंट कहता है हमें 10 दिन का समय दीजिए, हम जाके चेक करके आएंगे। पूरा चेक हुआ, छानबीन हुई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा हमें ऐसा कोई भी कारण दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें हमने कोई हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों से कोई नियम और कायदों का उल्लंघन हुआ है, इसमें अपने को चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका पैसा नहीं देंगे, कोर्ट में अपील डाल देंगे कि हमारे ऊपर जो केस आया है वो गलत है, हम इसके बदले किसी प्रकार का दायित्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखो मैनेजमेंट को लग रहा है ना हमसे कोई गलती नहीं हुई, इसने बोला कोई गलती नहीं हुई, कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसे क्या मान चुके हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्या मान चुके हैं? क्योंकि अगर केस हारेंगे तो क्या देना पड़ेगा, पैसा। लेकिन हमें लगता है कि हम केस नहीं हारेंगे, लेकिन एक कहानी उल्टी होती। मैनेजमेंट कहता हाँ एक गलती हो गई, जो मिक्सर बनाना था ना, केमिकल बनाने, वो मिक्सर थोड़ा ज्यादा बन गया और इसे जो धुआं छूटिया, जो एरिया में जो ज्वलनशील हवा खुली, उसमें वास्तव में लोगों को तकलीफ हुई है। गवर्नमेंट का जो हम पर पेनल्टी मांगी गई बिल्कुल सही है। ओनर को भी समझ आ गया हमसे गलती हुई है और अपने को ये पैसे देने पड़ेंगे। प्रोविजन बना लिया कि नहीं बनाया, व्यवस्था करो पैसों की, उनको क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। देखो टॉपिक में ये लिखवाया आपको, क्या लिखवाया, यह प्रबंधन पर निर्भर करता है कि किसे प्रावधान बनाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में लिखे, क्योंकि यह निश्चित नहीं है, क्योंकि यह निश्चित नहीं है
कि दायित्व का भुगतान करना होगा, दायित्वों का भुगतान करना होगा या नहीं करना होगा, दायित्वों का भुगतान करना होगा या नहीं करना होगा। अतः इसे एक संदिग्ध दायित्व के रूप में, अतः इसे एक संदिग्ध दायित्व के रूप में मान लिया जाता है। पूर्ण विराम। देख लिया बेटा, बहुत बहुत बधाई। यूनिट नंबर 5। फाउंडेशन में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है बेटे टॉपिक, इंटर में पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। देखो बेटे मैं कल क्या पढ़ाऊंगा सुन लीजिए। कल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, पूंजीगत व्यय एवं आयगत व्यय। किसे संपत्ति की लागत का भाग मानना चाहिए, किसे संपत्ति की लागत का भाग नहीं मानना चाहिए। चलो कल डिस्कस करेंगे। बेटा ये जो चैप्टर है ना जो हमने पढ़ाया है अभी, ये इंग्लिश में भी इसकी लैंग्वेज टिपिकल है, हिंदी में तो है ही बेटे। 5-7 मिनट घर पे बैठकर खाना वाना खाने के बाद घूमते घूमते इसको थ्योरी को याद करेंगे तो 5-6 बार बोलेंगे तो आपके याद हो जाएगी थ्योरी, वरना टिपिकल है बेटा, एक बार पढ़ने से याद नहीं होगी। ठीक है, चलो ओके। नहीं बेटा पेपर तो आपको हिंदी में लिखना है, ध्यान रखिएगा। पेपर इंग्लिश में भले आएगा लेकिन आप सॉल्यूशन तो किस में लिखेंगे? हिंदी में। कौन सी? थ्योरी वाले कहीं अकाउंटिंग से लिखे हो कैपिटल को पूंजी खाता डेबिट, ऐसा नहीं।